अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। तो चलिए फिर जल्दी से नावल स्टार्ट करते हैं। नावल स्टार्ट करने से पहले मैंने आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और जिन जिन ने मुझे नावल की रिक्वेस्ट की हुई है, मैंने उन सबके नावल डाउनलोड कर लिए हैं, तो वो टेंशन मत लें, इस नावल के बाद उनका ही नावल पढ़ा जाएगा। अच्छा मिशाल, अब मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए निकलना है। ये तुम्हारा मोबाइल कल मेरी कार में छूट गया। वाजदान ने मिशाल को इसका फ़ोन दिया तो मिशाल ने फ़ोन लेकर असबाब में सर हिलाया। वो सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहा था, इसकी नज़र नूर पर पड़ी जो रेहाना बेगम से कुछ कह रही थी। इसने इसी तरफ कदम बढ़ाए। अम्मी मेरी बात सुने, कोई सुन ही नहीं रहा यार, नूर ने तकरीबन झुंझलाते हुए कहा तो सब्जियां काटती रेहाना ने इसे खुफ्तगी से कोटा। लड़की मुझे और भी काम है, अच्छा बताओ क्या बात है। इन्होंने आखिरकार सब्जियां साइड पर रखते हुए कहा। अम्मी आपको पता है ये जो वाजदान बाई है ना। नूर ने बोलना शुरू किया। जी मैं हूँ। इसकी आवाज़ पर नूर ने हड़बड़ाते हुए पलट कर देखा तो वो मुस्कुराते हुए इन लोगों की तरफ देख रहा था। क्या बताया जा रहा है साली साहिबा आप मेरे बारे में? इसने इन लोगों के पास आते हुए शरारत से कहा। अरे बेटा इसे छोड़ो, ये तो ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती है। आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। जी बिल्कुल आंटी, क्यों नहीं। इसने कहने पर रेहाना बेगम किचन का रुख किया। इनके जाने के बाद वाजदान के चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हुई। इसने नूर को देखा जो खौफजदा नज़रों से इसे देख रही थी। फिर छोटे कदम उठाता हुआ इसके करीब आया। लिटिल गर्ल, कितनी बार तुम्हें समझाया है कि अपने काम से काम रखो। वाजदान ने कहते साथ हाथ बढ़ाकर नूर के चेहरे पर आई लीड को आहिस्ता से इसके कान के पीछे किया तो नूर बदरक होकर इससे दूर हुई। वरना बहुत पछताओगी। वाजदान के सर्द लहजे पर नूर ने वहशत से इसकी तरफ देखा, जिसकी सर्द नज़रें इसे अपने जिस्म के आर पार होती महसूस हुई। वो पीछे हटते हुए भागकर अपने रूम की तरफ चलेगी। वजदान ने नागवार नज़रों से इसे देखा। इस छोटी मगर चालाक लड़की की पुश्त को घूरा। वो क्लब में बैठा सोचों में गुम। अब तक पता नहीं कितनी सिगरेट फूंक चुका था। मिशाल से बहस होने के बाद वो घर से निकला। वो मिशाल से कभी नाराज़ ना होता अगर वाजदान के सामने जलील ना करती। हालांकि वो जानती थी वाजदान गलत था, फिर भी इसने वाजदान की हमायत की, इसलिए वो इल्तमास से लड़ी। ये सोच आते ही इसे मिशाल पर गुस्सा आया। आज फर्स्ट टाइम इसे मिशाल की कोई हरकत बुरी लगी। इल्तमास ने अपनी वॉच पे टाइम देखा तो 2:15 बज रहे थे। वो जानता था कि मिशाल इंतज़ार कर रही है, पर वो अभी घर जाने का इरादा नहीं रखता था। तभी इसकी नज़र इंटरेस्ट पर पड़ी जहाँ से नेहा आराम से चलती हुई आ रही थी। इल्तमाश को हैरत के साथ साथ गुस्सा भी आया। वो यहाँ क्या कर रही है? इसने अपने कदम नेहा की तरफ बढ़ाए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इल्तमाश ने इसके पास पहुँचकर गुस्से से कहा। थैंक गॉड तमी, तुम यहाँ मिल गए। मैं कल से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रही हूँ। अब इतना भी क्या गुस्सा तमी, तुम कॉल ही रिसीव नहीं कर रहे। नेहा ने इल्तमाश को देखते हुए परेशानी से कहा तो इल्तमाश ने एक नज़र क्लब में देखा, फिर नेहा को। बाहर चलो, इल्तमाश ने कहते हुए अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए। क्लब से निकलकर इल्तमाश पार्किंग एरिया में आया, फिर अपनी कार की बोनट पर टेक लगाकर नेहा को भी इसके बाजू थामते इसके बराबर में खड़ी होगी। अच्छा तमीम, मूड ठीक करो, देखो मैं तुम्हें सॉरी कह रही हूँ। नेहा ने इसके फेस पर सीरियस एक्सप्रेशन देखकर इल्तमास से कहा। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, इसने संजीदगी से कहा तो नेहा खुशी से इसके गले लगी। ओह माय गॉड तमीम, मुझे लगा तुम मुझसे नाराज़ हो, मतलब मैं फजूल में ही इतनी टेंशन ले रही थी। नेहा ने चहकते हुए इल्तमास ने इसे बाजू से पकड़कर खुद से आहिस्तगी से दूर किया। नेहा को इसका दूर करना बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर इसने बात बदल दी। दिखाओ तो ज़रा कितनी सिगरेट पी तुमने? नेहा ने इसके हाथ से सिगरेट का बोसा लेते हुए कहा। ओ माय गॉड तमी, तुम कितने स्मोक करते हो? इसी हैरत से बुक्स खोलकर देखा जिस हैरत से बॉक्स खोलकर देखा जिसमें अब तक 2 सिगरेट पड़ी हुई थी। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अरे नहीं बाबा, इसने इल्तमाश के बाजू से चेक कर सुनते हुए कहा। चलो तुम्हें घर ड्रॉप करता हूँ। इल्तमाश अपना बाजू छुड़वाकर गाड़ी गेट से निकलते हुए कहा। इतनी जल्दी? अभी तो हम अकेले टाइम स्पेंड करने बैठे हैं और तुम्हें घर जाने की फ़िक्र है, नेहा ने रूठतेपन से कहा। इल्तमाश को गुस्से आने लगा। पहले ही इसका मूड ख़राब था, जो आप नेहा के नखरे शुरू हो गए। नेहा चलो, मिशी वेट कर रही है। इल्तमाश की ज़ुबान से वही फिसला
जो वो सोचना नहीं चाहता था। इसकी बात पर नेहा का मूड सख्त खराब हुआ। क्या तमी तुम बच्चे हो जो इसने इतना डरते हो? नेहा ने चिढ़ते हुए कहा तो इल्तमाश ने नागवारिया से इसे देखा। तुम्हें मैंने कल भी कहा था, मैं मिशी के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता। इल्तमाश ने इसे गिरा तो नेहा घबराकर फिर जल्दी से संभलने लगी। और कमॉन तमी, तुम हमेशा मेरी बात का गलत मतलब निकालते हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि तुम्हें ये तुम्हारी लाइफ है, इसमें किसी को इतना इन्वॉल्व मत करो कि तुम खुद ही सुकून से ना जी सको। कोई और क्या तुम्हें कोई इतनी इम्पोर्टेंस देता है अपनी लाइफ में? नेहा की बात में इल्तमाश को अपनी और मिशाल की दोपहर में होने वाली बहस याद आई। मुझे किसको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना चाहिए, किसको नहीं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। इल्तमाश ने नेहा को संजीदगी से कहा, जबकि नेहा ने अपना गुस्सा बमुश्किल से कंट्रोल करके तहम्मुल से कहा, मैं तुम्हें सिर्फ यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तामी, तुम बस अब इतना मिशाल से डरा मत करो। तुम्हें किसने कहा है कि मैं उससे डरता हूँ? मैं सिर्फ फ़िक्र करता हूँ इसकी वो हर्ट ना हो। इल्तमाश को जैसे आग ही लगी हुई थी इसकी बात से, तभी इसने दांत पिसते हुए कहा, और मेरा हर्ट होना तुम्हें नहीं दिखता? नेहा के रूठनेपन से इल्तमाश का दिल चाहा अपना सर पीट ले। नेहा, मेरा दिमाग मत ख़राब करो, घर चलना है तो चलो, इसने आजिज़ आकर कहा तो नेहा मुंह बनाते हुए इसकी कार में बैठ गई। अपने घर पर उतरने के बाद नेहा ने इसे बाय कहा तो वो बगैर जवाब दिए गाड़ी जन से भगा ले गया। इसके जाने के बाद नेहा ने अपने हाथ में अल्तमिश का सिगरेट का बॉक्स देखा, फिर फ़ोन निकालकर मिशाल का नंबर डायल किया। मिशाल कब से खड़ी लाउंज में चक्कर लगा रही थी। वो इल्तमाश पर कभी गुस्सा न करती, पर इसका लहजा वाजदान के लिए काफ़ी ख़राब था, जिसकी वजह से मिशाल ने इससे बहस की, पर अब इसकी नाराज़गी का सोचकर परेशान थी। लेकिन इसे मालूम था वो खुद ज़्यादा देर मिशाल से नाराज़ नहीं रह सकता। तभी नेहा को कॉल आई। हेलो, इसने फ़ोन कान से लगाते हुए कहा। मिशाल, वो तमी घर पर पहुंचा क्या? नेहा ने मीठे लहजे में कहा। नहीं तो। हाँ, दरअसल वो मेरे साथ क्लब में ही था, कुछ देर पहले कुछ ड्रॉप करके गया है, पर अब कॉल रिसीव नहीं कर रहा। तो तुम इसे बता देना वो सिगरेट का बॉक्स मेरे पास ही भूल गया। नेहा ने जितने आराम से कहा, मिशाल को हैरत का झटका लगा। सिगरेट? मिशाल ने हैरत से पूछा। हाँ। नेहा ने कहने साथ फ़ोन रखा। अब इसके होंठों पर शातराना मुस्कुराहट बिखर गई। मिशाल को शिद्दत हैरत हुई इल्तमाश और सिगरेट, क्योंकि वो मिशाल जब इसे और हादी को सिगरेट नोशी और इस तरह की चीज़ों का नुकसान बताती तो इल्तमाश का साफ जवाब यही होता कि वो इस तरह की कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करता। तभी गेट खुलने की आवाज़ आई और मिशाल की नज़र सामने उठी, जहाँ से इल्तमाश आ रहा था। वो लाउंज में आया तो सामने ही मिशाल खड़ी नज़र आई। वो इससे अब भी नाराज़ था, इसलिए अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए इसे इग्नोर करके ऊपर चला गया। तभी मिशी की आवाज़ इसके कानों में गूंजी। नेहा की कॉल आई थी। इसके कहने पर इल्तमाश ने पलट कर देखा। क्या बोल रही थी? इल्तमाश ने नॉर्मली पूछा। यही कह रही थी अपना सिगरेट का बॉक्स आप इन्हीं के पास भूल गई, मिशाल ने संजीदगी से कहा तो इल्तमाश ने चौंक कर इसकी तरफ देखा, जो बिछी हुई आबरू समेत इसकी तरफ देख रही थी। इसे नेहा पर शदीद गुस्सा आया। इल्तमाश ने अपने बालों पर हाथ फेरा। मिशी, इल्तमाश इसके पास आते हुए बोला, आप तो ऐसी चीज़ों से दूर रहते हैं, फिर ये सब क्लब सिगरेट? मिशाल ने अफसोस से कहा तो इल्तमाश इधर उधर देखने लगा। मिशी, जब मैं टेंस होता हूँ तभी स्मोकिंग करता हूँ, इसने जैसे अपने जुर्म का इतराफ़ किया। अच्छा, आप कब पर टेंस होते हैं? अक्सर आप रात को देर आते हैं, मतलब आप क्लब में स्मोकिंग करते हैं और घर आकर हमसे झूठ बोलते हैं। शर्म तो नहीं आती? मिशाल का डांटना इस्तेमाल का इल्तमाश का खून खोल गया। शायद नेहा की बातों का ही असर था, जो आज पहली बार इल्तमाश को मिशाल का खुद पर हक जमाना बुरा लगा। मिशी, मैं कह रहा हूँ ना कि जब मैं टेंस होता हूँ। इल्तमाश ने तहम्मुल से बोलना चाहा तो मिशाल ने इसे टोका। हमें कुछ नहीं सुनना, आप हमें सिर्फ इतना पता है कि आप झूठ बोल कर क्लब जाते हैं और स्मोकिंग करते हैं। आज स्मोकिंग कर रहे हैं, कल को ड्रिंक करेंगे। मिशाल की बात पर इल्तमाश ने हैरत से इसे देखा। मिशी, तुम पागल हो क्या? मैं ड्रिंक क्यों करूँगा? इल्तमाश अभी हैरत से बोल ही रहा था कि मिशाल ने इसे टोका। करेंगे आप ड्रिंक, ज़रूर करेंगे आगे जाकर। और एक बात, आप कन्फर्म सिर्फ स्मोकिंग ही करते हैं ना, क्लब में जाकर या फिर? बस कर मिशी, इल्तमाश ने तकरीबन झिड़कते हुए इसकी बात काटी। इनकी बहस से आलिया बेगम और रेहाना बेगम अपने रूम से निकल आई। जो मुंह में आ रहा था बोले जा रही है, कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं तो कुछ भी बोलेगी। इल्तमाश ने जिस सख्ती से कहा, मिशाल को सख्त ही लग गया
और तू होती कौन है मुझ पे अपना हक जमाने वाली? इल्तमास ये ना करे, इल्तमास वो ना करे। जीना हराम करके रखा है, मेरी लाइफ है, मेरा हक नहीं है इसमें। कुछ नेहा की बातों का असर और कुछ दोपहर की भड़ास इस पर इल्तमास अब उतार रहा था। मिसाल बेयकीनी से इसे खड़ी देख रही थी। इल्तमास बेटा आराम से बात करो, आलिया बेगम ने इसे टोका। कैसे आराम से बात करूं, अम्मी सुकून से जीने नहीं देती यार ये। मैं जो भी करूं अपनी लाइफ में इसे प्रॉब्लम रहती है, ज़रा ज़रा सी बात पर इतना शो ऑफ कर देती है। हद होगी। इल्तमास गुस्से से बोलता हुआ ऊपर अपने रूम में चला गया और धड़ धड़ से दरवाज़ा बंद किया। जबकि आलिया बेगम ने मिशाल को अफसोस से देखा और फिर दोनों मिशाल के पास आई, जो हक दका इसी पोजीशन में खड़ी थी। मिशाल बेटा, रेहाना बेगम ने इसे पुकारा तो वो होश में आई। इसने इन दोनों की तरफ देखा, फिर अपनी आंखों में आई नमी को अंदर धकेलते आहिस्ता आवाज़ में अपने रूम में चली गई। रेहाना बेगम ने इसके पीछे जाना चाहा पर आलिया बेगम ने रोका। इसे अकेले रहने दो। आलिया बेगम के कहने पर रेहाना बेगम ने असबात में सर हिलाया और फिर दोनों अपने रूम में चली गईं। वो अपने रूम में खामोशी से आकर बेड में बैठी। इसे यकीन नहीं आ रहा था इल्तमास ने इसे डांटा। जो इंसान किसी को मजाक में भी मिसाल को तंग नहीं करने देता, आज किस तरह से इसे जलील किया। वो रो रही थी, आंसू निकल रहे थे। किस तरह इल्तमास ने चंद लफ्ज़ों से इसे ये जाहिर कर दिया कि वो कोई हक नहीं रखती। दूसरी तरफ इल्तमास अपना सर पकड़े बैठा था। तभी इसके नंबर पर नेहा की कॉल आई। इल्तमास का दिमाग भूल गया, घूम गया। आखिर इसकी वजह से इसने मिशाल को इतना कुछ कहा। इल्तमास ने बहुत मुश्किल से खुद को अपने मोबाइल पटकने से रोका। इसने कॉल काट कर अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। फिर साइड टेबल से पानी का गिलास उठाया और एक ही घूंट में सारा पानी पिया। दिमाग थोड़ा पुरसकून हुआ तो इसे मिशाल से कहेगी सारी बातें याद आई। अपनी कही गई बातों पर गौर किया तो इसका दिमाग झंझनाने लगा। ये क्या कह गया वो मिशाल को, अपना गुस्सा किन लफ्ज़ों पे उतार गया। इसने बाल जकड़े। ये क्या हो गया मुझे, कितना हर्ट हो गई मिशी, वो आहिस्ती से बड़बड़ाया। मिशी का बेयकीन चेहरा इसकी आंखों के सामने झूमने लगा। रूम का गेट खोलकर मिशाल के रूम में भागा। दरवाजे पर पहुंचकर पहले इसने ज़ोर से बजाने का सोचा, पर रात का दोपहर देखते हुए इसने आहिस्ता से नो किया। मिशी, इल्तमास की आवाज़ सुनकर मिशाल को और रोना आया। मिशी दरवाज़ा खोल यार, सॉरी, मुझे अंदाज़ा नहीं था मुझे गुस्से में क्या बोल दिया। मिशी खोल ना। इल्तमास मसलसल दरवाज़ा बजाता रहा पर क्या फ़ायदा। आलिया बेगम की आवाज़ पर इल्तमास ने पलट कर देखा। सॉरी अम्मी, मैं गुस्से में था, इल्तमास ने शर्मिंदगी से कहा। तो आलिया बेगम कुछ देर खामोशी से इसे देखती रही। तुम्हें गुस्से में कम से कम लिहाज तो भूलना नहीं चाहिए। जानते हो वो कितना मानती है तुम्हें। अब जो बात करनी है सुबह करना, अभी वक्त काफ़ी हो गया, सो जाओ, आलिया बेगम ने तासुब से कहा, पर अपने कमरे में चली गई। तो इल्तमास दरवाजे से टेक लगाकर फिर नॉक करने लगा। मिशी माफ़ कर दे यार, कसम से तुझे हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था मेरा। वो मुसलसल दरवाज़ा बजाता रहा और अंदर मिशाल हिचकियों से रोने लगी, पर इसने दरवाज़ा नहीं खोला। सुबह की धूप इसके चेहरे पर पड़ी तो इसने पट से आंखें खोली। रात को रोते रोते वो कब सो गई इसे मालूम ही नहीं पड़ा। रात की बात याद आने पर इसे फिर आंसू आने लगे। वो फ्रेश होकर वॉशरूम में गई। जब रूम से बाहर निकली तो अपने गेट पर एक चिट लगी देखी। थोड़ी देर हुई, इसने चिट पर देखा जिस पर सॉरी लिखा था। समझ गई किसने लिखा, इसलिए इग्नोर करते हुए नीचे आई। अरे मिशाल बेटा आओ देखो, आज इल्तमास ने पहली दफ़ा अपने हाथों से आमलेट बनाया, वो भी तुम्हारे लिए। वो डाइनिंग टेबल पर आई तो आगा जाने चहकते हुए बताया। इनकी बात सुनकर इसने इल्तमास को देखा जो पतीसी निकाले इसे सामने वाली चेयर पर बैठा हुआ था। वो इग्नोर करती खामोशी से अपने सामने आमलेट की प्लेट हटाकर सादा फ्राई अंडा लेने लगी तो इल्तमास के चेहरे की मुस्कुराहट महदूम हो गई। आलिया बेगम ने सबको इन दोनों की रात हुई बहस और मिशाल से इल्तमास की नाराज़गी का पता चला दिया। मिशाल के ऐसा करने पर आगा जान का चेहरा उतर गया, जबकि हादी ने अपनी मुस्कुराहट सब की। तुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, इल्तमास ने गुस्से से हादी को कहा तो इसने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। हादी ने हाथ हिलाते हुए इल्तमास को घूरा तो वो जिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए इसे देखने लगा। आज मूड नहीं। इल्तमास ने आहिस्ता से सर खुजाते हुए मिशाल को देखा और वो चाहता था मिशाल इसे टोके, पर इसके तवाक़या के ख़िलाफ़ वो खामोशी से नाश्ता करने में मसरूफ़ थी। दोपहर में वो लाउंज में बैठा टीवी देख रहा था, पर ध्यान इसका मुकम्मल किचन में मिशाल की तरफ था। तभी इसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो उठकर किचन के करीब डाइनिंग टेबल पर गया।
फिर ज़ोर से अपना पैर टेबल की लकड़ी पर मारा। लगी तो इसे बिल्कुल नहीं, पर मिशाल को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए वो ज़ोर से चीखा। इसकी आवाज़ सुनकर मिशाल, जो घबरा कर किचन से बाहर निकली, 2-3 कदम पर ही रुक गई। इसे इल्तमाश की बात याद आई तो वह उदास हो गई। फिर कुछ सोचकर इसने किचन से बाहर झांका, जहाँ इल्तमाश दर्द होने की भरपूर एक्टिंग कर रहा था। क्या हुआ भाई? हानिया ने इल्तमाश के पास आकर पूछा। इल्तमाश ने किचन की तरफ टेढ़ी आंखें कर कर देखा। क्या नहीं हुआ, पूछो। हानिया के फिर पूछने पर इल्तमाश ने तप कर इसकी तरफ देखा। कुछ नहीं। अरे हानि, देख देख नहीं रही भाई की चोट लगी है पैर पर। बहुत दर्द हो रहा होगा ना भाई। हादी, जो कब से तमाशा देख रहा था, मसनूई हमदर्दी से इल्तमाश के पास आया। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है, इल्तमाश ने कराह कर कहा और फिर किचन की तरफ देखा। मिशाल सोच में पड़ गई, जाए या ना जाए। वैसे चोट दुख तो नहीं रही भाई। हादी के कहने पर इल्तमाश ने उसे घूरा। हाँ, कहाँ पर लगी है? हानिया ने फिर तईद की। इल्तमाश ने टेढ़ी आंखों से मिशाल को देखा, जो इसकी एक्टिंग समझकर वापस किचन में चली गई। फिर इन दोनों को देखा, जो अपने कारनामे पर खुशी से एक दूसरे को ताली दे रहे थे। तुम दोनों को बख्शूंगा नहीं, इल्तमाश गुस्से में इन दोनों की तरफ बढ़ाया और वो दोनों इधर उधर भागने लगे। 3 दिन तक इल्तमाश हर तरह से मिशी को मनाने की कोशिश करने लगा, पर मिशाल मुकम्मल इग्नोर करने लगी। वो बहुत हर्ट हुआ तो इल्तमाश की बातों से, पर इल्तमाश ने भी जैसे ठान ली इसे मना कर ही रहेगा। आज इल्तमाश की बर्थडे थी। इसने अपने बर्थडे पर सबको एक आला पाए के होटल में दावत दी। चूँकि इसने दावत का अहतमाम खुद किया, इसलिए इसके थीम भी खुद ही रखा। होटल में आने वाले हर थर्ड डेकोरेशन को देखकर हैरत में मुब्तला हो गए। जहाँ सिर्फ फ्रंट पर हैप्पी बर्थडे इल्तमाश का पोस्टर, बल्कि बाकी हर जगह सॉरी लिखा हुआ था। वो बर्थडे पार्टी कम सॉरी पार्टी ज़्यादा लग रही थी। सब हैरत से डेकोरेशन देख रहे थे, जब इल्तमाश मुस्कुराते हुए मिशाल को देख रहा था, जो लाइट पर्पल नेट की लॉन्ग फ्रॉक पर दुपट्टा शानों पर फैलाए, बालों को खुला छोड़े हल्का सा मेकअप किए बहुत ही अलग लग रही थी। वो संजीदगी से हर तरफ देख रही थी। यकीनन वो इस अनोखी डेकोरेशन का मतलब समझ रही थी। बड़ा ही अनोखा अंदाज है सॉरी कहने का। आगा जान ने इल्तमाश के पीठ थपकते हुए मुस्कुराए। सभी बातों में मगन थे जब नूर की नज़र वाजदान पर पड़ी, जो इंटरेस्ट से आ रहा था। इसे देखते ही नूर खौफसा हुई। बर्थडे पार्टी कुछ अजीब थी। वाजदान ने इल्तमाश के पास पहुंचकर मुस्कुराते हुए इशारा किया। मैंने तुझे पहले भी बताया मैं अजीब हूँ, तो ज़ाहिरी सी बात है मेरी हर चीज़ भी अजीब होगी। बहुत जल्द जब तेरी और मिशाल की दोस्ती में कुछ अजीब होगा तब सब पूछूंगा। वाजदान ने जमा साहब के साथ खड़े इल्तमाश को देखकर आहिस्ता से कहा। तभी इसकी नज़र साइड पर पड़ी, जहाँ नूर खड़ी से देख रही थी। इसके फेस एक्सप्रेशन से लग रहा था वो वाजदान की बड़बड़ाहट सुन चुकी है। वाजदान ने इसे आंख मारी तो वो घबराते हुए वहाँ से चली गई। हाँ, तेरी ये कज़न तो बड़ी कमाल की है। हादी के एक दोस्त ने नूर की तरफ इशारा किया तो हादी की नज़र इस पर पड़ी। सिल्वर मैक्सी में बालों को कर्ल किए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर फिर भी हादी जमा को अपनी ये कज़न एक आंख ना बाती। अपनी हद में रह हादी ने इसे नागवारी से कहा तो वो घबरा गया। कोई मेरी बात सुनता ही नहीं, किसको बताऊं? नूर ने परेशानी से कहा। तभी इसकी नज़र इल्तमाश पर पड़ी। एक बिजली सी गूंजी इसके जहन में। मैं भी कितनी बेखौफ हूँ, तामी बाई को बताना चाहिए। नेहा ने सामने आकर इसे मुखातिब किया। वो मुस्कुराकर मिलने लगी। बहुत प्यारी लग रही हो। नेहा की तारीफ पर इसने हल्की सी स्माइल की। फिर इल्तमाश को देखने लगी। वो जल्दी से जल्दी इल्तमाश को वाजदान के बारे में बताना चाहती थी। क्या हुआ नूर? नेहा ने इल्तमाश की तरफ देखते हुए कहा। कुछ भी नहीं, नूर ने बुखला कर कहा। कुछ हुआ है क्या? नेहा के पूछने पर नूर ने कहा। देखो नूर, मुझे अपनी फ्रेंड समझो। मैं नोट कर रही हूँ तुम्हें टेंशन हो रही है किस चीज़ की। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। आप प्रॉमिस करो आप किसी को नहीं बताओगी। हाँ माँ, प्रॉमिस। दरअसल भाभी, बात आपकी कज़न के बारे में है, वो मुझे अजीब लगते हैं, नूर ने डरते डरते कहा। वाजदान के बारे में नेहा के पूछने पर नूर ने बताया। मुझे तो इस पर पहले ही शक था, पर मामा पापा मेरी बात सुनते ही नहीं। तुम्हें पता है नूर, मैंने तो मिशाल के रिश्ते के लिए भी मामा पापा को मना किया, पर इन्होंने अपना भतीजा बड़ा अजीज़ किया। नेहा ने तलसी से कहा तो नूर को और हौसला मिला। वो अकेले इस पर शक नहीं कर रही, बल्कि नेहा भी है। वो ये बात सबको बताना चाह रही थी, पर कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा। अरे नूर, ऐसा नहीं, तुम अभी इल्तमाश को कुछ मत बताओ।
क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है वाजदान बहुत चालाक है। वो अगर बाद में तुम्हें झूठा साबित किया तो तुम फंसोगी। तुम ऐसा करो, पहले इसके खिलाफ कोई सबूत ढूंढो, फिर इल्तमाश को बताना। नेहा की बात नूर को सही लगी, तभी इसने इस बात में गर्दन हिलाई और वहाँ से चल दी। जबकि नेहा ने गुस्से से मिठियाँ बीजी और वाजदान को ढूंढने लगी। आखिर वो कैसा प्लान कर रहा था जो एक छोटी लड़की को इस पर शक हो गया। पर मैं अकेले कोई प्रूफ ढूंढूंगी कैसे, किसी की तो हेल्प चाहिए। हानी को बोलती हूँ, नूर ने चलते हुए सोचा। हानी मेरी एक हेल्प करोगे, नूर ने हानिया के पास आकर कहा, जो मन बगाड़ते फ़ोन पर मेकअप कर रही थी। यार नूर, अभी तंग मत कर, पहले ही मेरा मेकअप ख़राब हो गया है। कोई सेल्फी ढंग की नहीं आ रही, तो इसलिए तू मुझे तंग मत कर और यहाँ से जा। चिड़ैल तुम पहले ही हो, तो नूर तब कर कहते हुए वहाँ से चली गई। इसका रुख हादी की तरफ था, जो इसे अपनी तरफ आता देख रहा था। अपने चेहरे पर बेजारियत तारी कर चुका था। हादी, मुझे तुमसे बात करनी है, नूर ने हादी से कहा। तो अपने दोस्तों का लिहाज करता हुआ साइड में आया। क्या मसला है, हादी ने इसे घूरा। पहले ही इसे दोस्त नूर को देखकर खिल रहे थे, अब मैडम खुद सामने आ गई इन लोगों के। मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, नूर के कहने पर हादी का मुंह बन गया। भाई क्या मुसीबत, मैं कोई हेल्प वेल्प नहीं करता, तुम्हारी अजीब दिमाग ख़राब किया है, हादी ने झुंझला कर कहा। हादी, हमारे झगड़े एक तरफ, पर यहाँ पर एक सच में प्रॉब्लम है, मेरी बात तो सुन लो, नूर ने थम्बल से कहा। पर हादी से इग्नोर करता हुआ अपने दोस्तों के पास चला गया। मरो तुम दोनों, नूर ने कहा। इल्तमाश ने मिशाल को देखा, जो शायद कॉल पर किसी से बात कर रही थी। वो इसके पीछे जाकर खड़ा हुआ। मिशाल बात करके मुड़ी तो चौंक गई। सामने इल्तमाश मुस्कुराते हुए देख रहा था। अपने दोस्त को माफ़ नहीं करोगी? इल्तमाश के इस पर कहने पर मिशाल ने एक नज़र देखा, फिर इसे इग्नोर करते हुए दाएं तरफ से निकलने लगी। तो इल्तमाश दाएं तरफ जाने लगा, वहाँ बाएं तरफ हुई तो इल्तमाश बाएं जाने। मिशाल ने झुंझला कर इसे घूरा और फिर मुड़कर जाने लगी तो इल्तमाश ने इसका हाथ पकड़ा। इल्तमाश, हाथ छोड़ो मेरा। इसने चिढ़कर अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की तो इल्तमाश ने और मजबूती से पकड़ा। पहले बोल माफ़ कर दिया तूने। इल्तमाश के डटे रहने से मिशाल तप गई। देखो इल्तमाश, अगर आपने हमारा हाथ नहीं छोड़ा तो हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे आज से। मिशाल इसे वार्न करने लगी, तभी पीछे से आवाज़दान की आवाज़ पर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इल्तमास समझ गया वो मिशाल का हाथ इसके हाथ में देकर तप रहा है। तभी वो मिशाल का हाथ मजबूती से पकड़े दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए देखने लगा। वाजदान को देखकर मिशाल ने इल्तमास से अपना हाथ ज़बरदस्ती छुड़वाया, पर वाजदान के पास जाने लगी। माफ़ कर दे मिशी, दोस्त है तेरा। इल्तमास के इल्ज़ाई अल्फाज पर मिशाल ने रुक कर इसे देखा। कौन सा दोस्त, हम नहीं मानते आपको अपना दोस्त, मिशाल भूखे लहजे में कहकर चली गई। इल्तमास का चेहरा बुझ गया। तभी सफ़ियान ने आलानिया अंदाज में कहा, यार तमी, आज तेरा बर्थडे है, तू कुछ यूँ सॉरी आज तेरा बर्थडे है, ऐसा क्या हमारी होने वाली भाभी के लिए कोई सॉन्ग ही प्ले कर दी। इल्तमास ने कहते साथ अपने कदम स्टेज की तरफ बढ़ाए और रैक से मैक उठाया। इसने सबको एक नज़र हटाया, फिर मिशाल को देखा जो ब्राह्मण वाजदान से बातें करने में मगन थी। तो जो रूठा तो कौन हंसेगा। इल्तमास के गाने पर जहाँ सब हैरान हुए, वहाँ नेहा समझ गई कि ये सॉन्ग इल्तमास किस पर गा रहा है। इसने हसरत भरी नज़रों से मिशाल को देखा, जो आंखों में नमी लिए हैरत से इल्तमास को देख रही थी। इस तरह वाजदान ने पूरा सॉन्ग गाया। इल्तमास गाते हुए स्टेज से उतरा और मिशाल के पास आया। हम आस्ती से एक हाथ से दाएं कान को लो पकड़ लिया। मिशाल ने कहा, माफ़ कर दे मिशी, नहीं रहा जा रहा तुझसे बात किए बिना। इल्तमास ने मिन्नत से कहा तो मिशाल ने कुछ देर यूं ही से देखा, फिर आंसू पोंछकर इसका हाथ कान से हटाया और मुस्कुराने लगी। इसे मुस्कुराता देखकर इल्तमास को यूं लगा जैसे पूरी दुनिया की खुशियां इसे वापस मिल गई। हमें गुरूर है आपकी दोस्ती पर इल्तमास, मिशाल ने मुस्कुराते हुए इल्तमास से कहा। तो हैदर विला के मकीन ने इसकी सलाह होते ही खुशी से तालियां बजाई, जबकि वाजदान ने नागवारी से यह मंजर देखा। कितनी मुश्किल से ये दोनों नाराज़गी हुई थी इन दोनों की, अब फिर सुलह हो गई। दूसरी तरफ हसद और गुस्से की ज़्यादती से नेहा की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें वो बेदर्दी से रगड़ते हुए वॉशरूम की तरफ चली गई। वॉश बेसिन पर आकर इसने 2-3 छींटे पानी के अपने चेहरे पर मारे, फिर अपने चेहरे को वहाँ पर नस्ब आईने में देखा।
बहुत हुआ मिशाल, इजाज़, बहुत बर्दाश्त काली तुम दोनों की दोस्ती। अब देखना नेहा मैं क्या करती हूँ। लोग कहते हैं लड़कियों के माशरे में तब तक इज़्ज़त होती है जब तक वो अपनी इज़्ज़त बचा लें, और ना तो तुम्हारी इज़्ज़त के पीछे तुम्हारी इज़्ज़त के दछिए ना उड़ा दिए तो फिर कहना। इसने तल्खी से खुद को देखते हुए कहा, बहुत गरूर है ना तुम्हें मिशाल पर, इस इल्तमास की दोस्ती पर। अब तुम देखो ऐसा फूट डालूंगी तुम दोनों की दोस्ती में कि एक दूसरों की शक्लों से भी नफरत हो जाएगी। वो कार ड्राइव करती मुसलसल तल्खी से सोच रही थी, तभी इसके दिमाग में पार्टी में नेहा से हुई बात याद आई, जिसमें वो इसे नूर को शक करने पर जलील कर रही थी। पहले इस छोटी बकरी का कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा, इससे पहले ये किसी के सामने मुंह खोले। नूर के बारे में सोचते ही वाजदान की आंखों में इसका नाजुक सरापा आया। इसकी कमीनगी सी मुस्कुराहट ने इसके लबों पर अहाता किया। मिशी, आज शाम तैयार हो जाना, इल्तमास ने मिशाल के रूम में आकर कहा। पर क्यों? मिशाल ने हैरत से कहा। आज नेहा ने मुझे अपने फार्म हाउस में पार्टी दी, कह रही थी बर्थडे भूल गई थी इसीलिए, और इसने तुझे भी इनवाइट किया, सो तैयार रहना। और मेरे लिए कैजुअल सा ड्रेस भी निकाल देना, मैं ऑफिस से आकर चेंज करूँगा। इल्तमास के बोलने पर मिशाल ने इस बात में सिर हिलाया। इसकी बर्थडे को गुजरे 1 हफ्ता हो गया, तभी कैफ़े पर नेहा ने कॉफ़ी पीते हुए इल्तमास को अपने फार्म हाउस पर इनवाइट किया। पहले तो इल्तमास ने ऑफिस के काम की वजह से मना किया, मगर इसकी ज़िद पर मान लिया गया तो नेहा ने इल्तमास को मिशी को भी साथ लाने को कहा। नूर अपने रूम में बैठी नावल पढ़ रही थी जब नेहा की कॉल इसके नंबर पर आई। हेलो भाभी, नूर ने रिसीव करते हुए कहा। हेलो नूर, नेहा ने मीठे लहजे में कहा। कुछ नहीं भाभी नूर, एक्चुअली मैंने एक काम से कॉल की, नेहा ने कहते ही नावल साइड पर रखा। जी बोलिए भाभी नूर, तुम्हें वाजदान के खिलाफ कोई सबूत चाहिए ना? जी भाभी, नूर ने सीधे होते हुए कहा। तो मुझे इसके खिलाफ एक क्लू मिला है, वो अभी किसी कॉल पर बात कर रहा है, मैंने छुपकर इसकी बातें रिकॉर्ड की। मैं तुम्हें ये बात इसलिए बता रही हूँ कि शायद वहाँ जाकर तुम्हें कोई सबूत मिल जाए इसके खिलाफ। अगर तुम अभी वहाँ जा सकती हो तो चली जाओ। भाभी इस वक्त मैं कैसे जा सकती हूँ? नूर ने परेशानी से कहा। नूर चंद मैं खुद चली जाती हूँ, पर आज मैंने इल्तमास को फार्म हाउस पर बर्थडे का बोला है, मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है। नूर ने कंफ्यूज होते हुए टाइम देखा, फिर सोचा जाए या ना, तभी नेहा के अल्फाज इसके दिमाग में घूमे। मिशाल आपी की लाइफ का सवाल है, इसने खुद से कहा। इतनी रात को इतनी रात को अम्मी अकेले जाने नहीं देंगी, क्या बहाना बनाऊं? वो टेंशन से सोचने लगी। फिर खुद सोचती अपना यूनी बैग उठाकर बाहर आई। लाउंज में रेहाना बेगम और बीजान बैठी हुई थी। इल्तमास और मिशाल इससे मिलकर निकल ही रहे थे। लड़की तुम किधर चली इतनी रात को? आमना बेगम ने इसे बैग्स में देखा तो पूछा। इनके बोलने पर रेहाना बेगम और आलिया बेगम ने नूर को देखा। बीजान, वो एक दोस्त के घर जा रही हूँ, आज रात ग्रुप स्टडी करनी है। मिशाल का एयर कॉम्प्लीमेंट होने के बाद से तो यूनी की शक्ल भी नहीं देखी। तूने अब ग्रुप स्टडी करनी है दोस्तों के घर जाकर, वो भी इतनी रात को? अम्मी जाने देना प्लीज़, पागल हो गई है लड़की, इतनी रात को जाएगी? आमना बेगम को भी इसका रात को जाना बिल्कुल ठीक नहीं लगा। अरे यार आप लोग इस बेचारी को रुला रहे हैं, ऐसा करते हैं नूर, तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारी फ्रेंड के घर तुम्हें ड्रॉप करके मैं और मिशी पार्टी में चले जाएंगे। इल्तमास ने रसानियत से हल बताया, जिस पर मुतफिक होते नूर बुखला गई। नहीं तामी भाई, दरअसल हाँ, मेरी फ्रेंड मुझे स्टॉप पर पिक करेगी, और तो यहाँ से स्टॉप ज़्यादा दूर है, मैं पैदल चली जाती हूँ। नूर ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कहा। इल्तमास सही कह रही है नूर, मिशाल बोलने ही लगी कि इल्तमास के फ़ोन पर नेहा की कॉल आई। हाँ बोलो तामी, कहाँ? तुम सब वेट कर रही हैं। भाई देखिए आप लोग लेट हो रहे हैं मेरी वजह से, मैं कह रही हूँ मैं पैदल चली जाऊँगी। इल्तमास के पुकारने पर हादी ने रुककर मुंह बगाड़ा और सारी बातें सुन चुका था। अब जानता था वो क्या बोलने वाला है। भाई क्या बात है, अब ये मत कहना कि मैं जाऊँ इसे छोड़ने। तू ही जाएगा इसे छोड़ने, और मुंह मत बिगाड़, गधा लग रहा है, सिर्फ स्टॉप तक ही छोड़ दे, वहाँ से इसकी फ्रेंड ले आएगी। और हाँ, जब तक नूर की फ्रेंड ना आए तू वापस नहीं आना, रात हो रही है, अकेले नहीं छोड़ना उसे। इल्तमास ने संजीदगी से कहा, फिर नूर के लाख मन के बावजूद हादी के साथ भेजा, फिर खुद मिशाल को लेकर चला गया। तुम्हारे साथ क्या मसला है? इस वक्त कौन सी दोस्त के घर जा रही हो? और दोस्त भी पता नहीं कैसी है, अब तक नहीं आई। हादी ने झुंझलाकर नूर को कहा। वो लोग 10 मिनट से स्टॉप पर हादी की कार में बैठे थे, पर नूर की कोई फ्रेंड नहीं आई। मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ पर मेरे साथ वेट करो, नूर ने फिर चिढ़ते हुए कहा।
मैं तो तामी भाई की वजह से वेट कर रहा हूँ, पर अब तुमने खुद ही कहा तो ठीक है। अब ऐसा करो, उतरो मेरी कार से और अकेले वेट करो। इसकी बात पर नूर ने अफसोस से देखा, कहाँ इल्तमास इसका केयरिंग और कहाँ ये। नूर इसके कार से उतरी और फिर सोचा क्यों ना हादी को सब बता दे। वो मुड़ी वापस कार की तरफ आई। हादी फ़ौरन कार भगा ले गया। नूर ने खुद से दूर जाती इसकी कार को एक नज़र देखा और फिर सर झटक कर नेहा के बताए गए होटल में चली गई। वहाँ जाकर रिसेप्शन पर इसने रूम नंबर का पता किया। सब करते ही इसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। पार्टी में पहुंचकर इल्तमास को नेहा पर गुस्सा आया और मिशाल से शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि वहाँ सब लेबर थे। लड़कियों ने काफ़ी बारीक कपड़े पहने हुए थे, जिनसे इनका आधा जिस्म झटक रहा था। सब ने इल्तमास को विश किया, जिस पर वो संजीदगी से जवाब देने लगा। तभी एक लड़की जो मिशाल के साथ खड़ी थी, इसके हाथ से गिलास छूटा और मिशाल के कपड़ों पर गिर गया। आई एम सॉरी, पता नहीं कैसे गिर गया, मिशाल ने आजी से कहा तो मिशाल ने इसका टालकर वॉशरूम में चले गई। कम ऑन तामी, वो बच्ची थोड़ी ना है जो हर जगह साथ जाओगे। इसके जाने के बाद इस लड़की के नेहा को खुशी से आंख मारी। क्या हुआ रेहाना, अब तक यहाँ बैठी हो? आलिया बेगम अपने कमरे में जा रही थी। पता नहीं भाभी, दिल बहुत घबरा रहा है। विशाल की तो इतनी फिक्र नहीं हो रही क्योंकि इसके साथ तामी है, लेकिन नूर अकेली है। ओह रेहाना, तुम मत सोचो इतना। भाभी, नूर फ़ोन भी साथ लेकर नहीं गई। कुछ नहीं होता। मिशाल वॉशरूम से कपड़े साफ करके निकली तो दंग रह गई। सामने 3 लड़के लोग किए इस पर नज़रें जमाए खड़े थे। वो इन लोगों को इग्नोर करती बाहर जाने लगी। तभी एक लड़के ने इसके सुर्ख सफ़ेद कलाई पकड़ी। ये क्या बदतमीज़ी है, छोड़िए। अरे जान मन छोड़ने के लिए थोड़ी ना होता है, इस लड़के ने लोफराना अंदाज में कहा। क्या कर रहे हैं आप लोग, देखिए हमें जाने दीजिए। तुम्हें जाने दूँ? कैसे जाने दूँ? इस लड़के ने कहते साथ मिशाल को धक्का दिया और इसका दुपट्टा गले से उतारा। मिशाल के मुंह से ज़ोर चीख निकली, मगर बाहर इतना म्यूज़िक था कि किसी को आवाज़ सुनाई नहीं दी। आप लोगों को अल्लाह का वास्ता हमें जाने दे, मिशाल ने हिचकियों से रोते हुए कहा। बेबी, यहाँ से ले लो, दूसरे लड़के ने इसके दुपट्टे को हाथ में पकड़ते हुए कहा। इससे पहले वो दुपट्टा लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाती, इनमें से एक लड़के ने इसे बेड पर धक्का दिया। मिशाल चीख कर रोते हुए पीछे सरकने लगी, मगर एक लड़के ने फुर्ती से इसके दोनों हाथ पकड़कर बेड पर बांध दिए। मिशाल के मुंह से दिल से चीखें निकली। इसे शिद्दत से रोने आने लगा। इसी वक्त अपने लिए मौत मांगी। तभी रूम का दरवाज़ा धड़ कर खुला। जो लड़का इस पर झुकने लगा बुखलाकर पीछे हुआ। इल्तमास नेहा से बातें करते हुए बार बार ऊपर की तरफ देख रही थी। मिशाल को गए अभी टाइम हो गया और अब तक नीचे नहीं आई। इसे टेंशन होने लगी। वो अचानक इसे बस अब यहीं तक इसकी बर्दाश्त थी। वो अचानक से अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ाने लगा, मगर इल्तमास इसके पुकारने को नज़रअंदाज करता हुआ तेज़ी से गया और इसका दिल घबरा रहा था। जब मिशाल रूम में गई तो इसके रूम के गेट पर पहुंचा तो मिशाल की चीखों की आवाज़ आई। इसने जल्दी से नाप घुमाया, दरवाज़ा लॉक। इसने ज़ोर से लात मारी तो दर्द से दरवाज़ा खुला। अंदर का मंजर देखकर इल्तमास को हैरत हुई। इसकी आंखों में सरखाई उतरी। एक लड़के ने मिशाल के हाथ को जबकि दूसरे ने इसके पैरों को जकड़ा। तीसरा लड़का जो इस पर झुकने लगा, इल्तमास को देखकर बुखलाते हुए पीछे हुआ। इल्तमास सुरख आंखें किए हुए इसकी तरफ बढ़ा, मगर लातों और घूंसों से इनकी दरक बना दी। एक लड़के ने इल्तमास को पीछे से पकड़ा तो इल्तमास ने इसका हाथ पकड़कर इसे आगे किया और फिर उसी हाथ से एक मुक्का मारकर इसे साइड पर किया। वो लड़का बुलखिलाकर उठा। फिर इल्तमास ने इसे लैंप की तार से दूसरे लड़के की गर्दन लपेटी और ज़ोर लगाकर तार को खींचा। इस पर जैसे जुनून सवार था। तकलीफ की शिद्दत से वो लड़का तड़पने लगा। तामी, स्टॉप इट। नेहा ने इल्तमास का हाथ पकड़ते हुए कोशिश की। इल्तमास ने 16 बरसाने वाली नज़रों से नेहा को देखा। वो घबराकर पीछे हुई। इसका सर इल्तमास ने दीवार से मारा तो वो कराहते हुए नीचे गिर गया। वो तीनों नीचे पड़े हुए थे। इल्तमास की मिशाल पर नज़र पड़ी, जो बेड पर बैठी दोनों बाजुओं से खुद को लेटकर हिचकियों से रो रही थी। इल्तमास ने इसका दुपट्टा उठाया और इसके पास आकर इसे ओढ़ा। फिर अचानक से अपने गले लगाया। मिशाल इससे लिपटकर रोने लगी, जबकि इल्तमास ने एक हाथ इसके बालों पर रखा और दूसरे हाथ से इसकी नाजुक कमर को थामकर इसे खुद से इस तरफ खींच लिया, जिसे डर होकर कोई मिशाल इसकी तरफ छीन न जाए। ये मंजर नेहा के लिए नहायत नफरत अंगेज था। इसका चेहरा हज़रत से सुर्ख पड़ गया। इसने बेबसी से अपनी मुट्ठियाँ बीती और रूम से चली गई।
मिशाल रोते हुए बेहोश होगी तो इल्तमास ने घबरा कर इसका गाल थमथमाया, मगर इसके वजूद में कोई हरकत न हुई। इल्तमास ने गोद में उठाया और दूसरे रूम में ले आया। वहाँ बेड पर लिटाकर इसका हाथ सुलाने लगा। फिर पानी के कुछ छींटे मारे और इसके चेहरे पर मारे तो वो बड़बड़ा कर उठी, पर आसपास देखने लगी। इसकी इल्तमास पर नज़र पड़ी। वो फिर से रोने लगी। मिशी बस, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हो तुम। हाँ, इल्तमास ने इसके चेहरे दोनों हाथों में थामते हुए कहा तो मिशाल ने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया। नहीं मिशी, वो इन लोगों ने हमें छुआ, हमारा दुपट्टा खींचा। हमें बेड पर वो रोते रोते रुक कर बताने लगी तो इल्तमास ने इसके होठों पर उंगली रखी। कहा ना कुछ नहीं हुआ तेरे साथ। इसका रोना इल्तमास को अजियत में मुब्तला कर गया। इसने संजीदगी से कहा तो मिशाल रोते हुए झटके से इसके गले लग गई। इसकी हरकत पर इल्तमास का दिल ज़ोर से धड़का। अलग ही फीलिंग हो रही थी इल्तमास को इस वक्त। इसने आहिस्तगी से मिशाल के गिर्द बाजू हमाल किए और इसकी पुश्त को नरमी से थपथपाने लगा। रूम नंबर 7 पर पहुंचकर नूर जिसका शिकार थी, अंदर ही जाए या ना, हिम्मत करके आहिस्तगी से नाक किया। यहाँ पर तो कोई नहीं है, कहीं मैं गलत पते पर नहीं आई। नूर ने खाली कमरे पर देखकर किया। नहीं स्वीटी, तुम बिल्कुल सही पते पर आई हो। वाजदान की आवाज़ पर नूर ने झटके से मुड़कर देखा। सामने वो चेहरे पर कमीनगी की मुस्कुराहट लिए इसे देख रहा था। क्या हुआ लिटिल गर्ल, किस लिए आई थी यहाँ पर? वाजदान ने अनजान बनते हुए नूर से पूछा तो वो बखलाते हुए बाहर निकलने लगी, मगर वाजदान दरवाज़ा नॉक करते हुए इसके सामने खड़ा हुआ। नूर का रंग जद कर गया। मुझे जाना है यहाँ से। मैंने पूछा क्यों आई थी? आपकी असलियत जानने। बहुत शौक़ है ना मेरी असलियत जानने, तो सुनो मैं क्या चाहता हूँ। मैं तुम्हारी इस्तामी बाई और मिशाल आपी की लाइफ जहर से भी कड़वी बनाना चाहता हूँ। वाजदान ने जहर खंदा लहजे में कहा। इसके लहजे में इतनी नफरत नूर को चौंका गई। इसने वाजदान को धिक्का देकर खुद से दूर किया। ज़िलेनी इंसान, मुझे पहले ही तुझ पर शक था। नूर ने इससे धमकाया, जिस पर वो कहका लगाकर हंसने लगा। स्वीट हार्ट, पहले तुम अपने हशर की परवाह करो। कहते साथ वाजदान ने नूर की नाजुक कमर को अपने बाजों में दबोचा और इसे करीब करते हुए इसके लबों पर झुका। नूर की आंखें फटी की रवटी रह गई। वो इंसान की सर तक गिरा हुआ था। इसने तड़प पर वाजदान की पुश्त पर मुक्के बरसाने लगे, मगर वो यूं ही झुका रहा। फिर झटके से इसे छोड़ा तो नूर गिरते हुए बची। बेशर्म इंसान, कितना नीच है तू। नूर रोते हुए चीखते हुए फिर वाजदान को नोचने लगी, मगर वाजदान ने फिर इसे अपने करीब किया। छोड़ो मुझे। नूर ने चीखते हुए वाजदान को देखा। कैसे छोड़ूं स्वीट हार्ट, बहुत दिन से नज़र थी, आखिरकार हाथ आ ही गई। वाजदान ने इसके दोनों हाथों को काबू किया, फिर इसका दुपट्टा गले से उतार कर दूर फेंका। इसने वाजदान की गर्दन पर अपने नाखून गाड़े, जिससे वाजदान की गिरफ्त थोड़ी ढीली पड़ी। मौका गनीमत समझकर नूर ने इसे धक्का दिया और दरवाजे की तरफ भागी, मगर सेकंड के दूसरे हिस्से पर वाजदान ने इसका नाजुक बाजू पकड़ा और इसे बेड पर पकड़ा। ना लिटिल गर्ल, मैंने बहुत बार वार्निंग दी थी तुम्हें अपने काम से काम रखो, मगर तुम्हें तो बहुत शौक चढ़ा था जासूसी का। आप करो जासूसी। वाजदान ने कहते साथ ही नूर के पैर को पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचा। प्लीज़, मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगी, किसी को नहीं बताऊँगी। स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें किसी को कुछ बताने के लायक छोड़ूंगा तो करोगी ना? वाजदान ने खबाह से हंसते हुए फिर इसकी गर्दन में अपने लब रखे। इसके लम्स ने नूर को तड़पा दिया। इसके हवास मुतला होने लगे। इससे पहले कि वो होश हवास से बेगाना हो जाती, वाजदान की आंखों में मिशाल का मासूम चेहरा घूमने लगा। वो झटके से नूर से दूर हुआ और उठा, फिर कुछ देर यूं ही खड़ा खामोशी से देखने लगा। इसकी कुछ अजीब फीलिंग हो रही थी। ये क्या हो रहा है मुझे? इसने हैरत के आलम से पूछा। ऐसा नहीं था वो सब पहली दफ़ा कर रहा, वो तो आदी था इन सब का। वाजदान गलत नहीं है, बस इन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से लोगों की नज़रों में गलत हो जाता है। इसके जहन में मिशाल के पुरयकीन अल्फाज गूंजे। वो भरोसा करती थी मुझ पर, मैं इसकी बहन के साथ कैसे? वाजदान को समझ नहीं आया वो क्या बोल रहा है। मुझे इसे छोड़ देना चाहिए, इसने मुंह पर हाथ फेरते हुए सोचा, मगर वो बेखौफ ना था जो इसे छोड़ देता। नूर का मुंह बंद करवाने के लिए इसे कुछ तो करना था। तभी इसके शैतानी दिमाग में एक तरतीब आई। इसने एक नज़र नूर को देखा, जो बेड पर गर्दन दाएं बाएं हिलाती हुई हल्की आवाज़ में कुछ बड़बड़ाई। इसने झुककर इसके दूसरे कंधे पर भी इसकी कमीज़ फाड़ी, फिर इसके हाथ फैलाए। अब इसने जेब से अपना मोबाइल निकाला और कैमरा ऑन किया और नूर की मुकम्मल वीडियो बनाई, और चाहते भी इसे नहीं रोक पाई। हाथ पांव जैसे मफलूज थे, जैसे खामोशी से अपनी इज्जत को लूटता देख रही थी। वीडियो बनाने के बाद इसने फ़ोन जेब में रखा और फिर नूर को बालों से दबोच कर
इसका सर अपनी तरफ किया। नूर इधर खली आंखों से इसे देखने लगी। लिटिल गर्ल, तुम पर तरस खाकर तुम्हें बख्शा हूँ, मगर याद रखना इस हसीन पलों को मैंने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। तो स्वीट हार्ट, किसी के सामने मुंह खोलने से पहले सोच लेना, सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो अपलोड हो सकती है, सिर्फ चंद सेकंड लगते हैं। इसकी बात पर नूर की आंखों से आंसू रुकवानी हुई। अगर चाहती हो तुम्हारी इज्जत का तमाशा ना बने सो बी केयरफुल। वाजदान के कहते सार फिर इसके लबों पर झुका, मगर इस बार नूर बगैर मजामत किए यूं ही खामोश रही जैसे बेजान हो गई थी। वाजदान ने फिर से इसे बेड पर धक्का दिया, एक कमिंगी मुस्कुराहट इस पर उछाली और वहाँ से चला गया। नूर के होंठों के किनारों पर से लकीरों की सूरत में खून निकलने लगा। इसने अजियत से अपनी आंखें बीच ली। बहन की जिंदगी बचाने के चक्कर में वो अपनी इज्जत गंवा चुकी थी। वो पछता रही थी कि काश वो अकेले ना आती। इज्जत लुट जाने का एहसास बहुत तकलीफदार था। इसका दम घुटने लगा। वो सही से रो नहीं पा रही थी, लगों पर जैसे कलफ लगी हो। इल्तमाश मिशाल को कार में बिठाकर अपनी तरह के गेट खोलने लगा। तभी नेहा ने इसके सामने आते हुए कहा, आइंदा अपनी पार्टी में ऐसे घटिया लोगों को बुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इल्तमाश ने सख्ती से कहा तो नेहा घबराकर फिर संभलते हुए कहने लगी, तामी वो लोग ऐसे नहीं, बस हो जाता है कभी कभी, इतना शो तो मत करो। इसकी बात पर इल्तमाश की पेशानी पर शिकें आईं और इसने नेहा के करीब आकर कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा तुम्हारी सोच कैसी है, जो तुम्हें ये कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन इज़्ज़तदार घरानों के लिए यह बड़ी बात है और मैं नहीं चाहता मिशी की इज़्ज़त पर एक हर्फ भी आए। इल्तमाश के कहने पर नेहा ने हैरत से इसे देखा। वो कुछ बोल ही रही थी कि इल्तमाश ने फिर कहा, इसलिए ये तुम्हारे और तुम्हारे बीच, मेरे बीच रहनी चाहिए। अगर मैंने ये बात किसी तीसरे के मुंह से सुनी तो बात फैलाने वाले का हश्र बुरा कर दूंगा। इसके सर्द लहजे में धमकी का मतलब समझने पर नेहा घबराते हुए असबात में सर हिलाने लगी। हैदरवला के पोर्च में गाड़ी रोककर इल्तमाश ने एक नज़र मिशाल को देखा जो गुमसुम थी। मिशी, घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इल्तमाश, अगर आप ना आते। मिशाल ने रोकते हुए कहना चाहा, मगर इल्तमाश ने चुप करवा दिया। मैंने तुझे पहले भी कहा था ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो मिशाल, तुम मुश्किल में हो और मैं ना हूँ। इल्तमाश ने जिस यकीन से कहा, मिशाल ने हैरत से देखा। क्या था वो इंसान हर मुश्किल वक्त में इसे साथ रहने वाला, इसका मुहाफिज। आज वो खुदा का जितना शुक्र अदा करती उतना का, जिसने इसे ऐसा दोस्त दिया। वो आहिस्ती से कार से उतरकर अंदर गई। इसके जाने के बाद इल्तमाश ने कार की सीट से टेक लगाकर आंखें मूंदी। तभी इसकी आंखों में वो मंजिर घूमने लगा जब इसने मिशाल को गले लगाया। बेसाख्ता इसने अपना हाथ सीने पर रखा। मिशाल के वजूद की खुशबू अभी भी इसके हवास में तारी थी। इसने यूं ही टेक लगाए अपनी इस उंगलियों को अंगूठे से सहलाए जिसे इसने मिशाल के लबों पर रखा था। इसके कटावदार लबों की नरमी इसे अभी भी अपनी उंगलियों पर महसूस हुई। मिशाल तो इसकी दोस्त थी। हाँ, वो इसकी दोस्त तो थी, क्योंकि अब इसका दिल मिशाल के लिए अलग ही धड़क रहा था। वो लड़की शुरू से ही इसके लिए ख़ास थी, मगर अब वो इसके दिल में एक अलग मुकाम रखती थी। फिर वो नेहा से क्यों शादी करना चाहता था? नेहा के लिए इसके दिल में पसंदीदी थी, जो कुछ वक्त के साथ साथ कुछ नेहा की आते देकर ख़त्म हो चुकी। इसे पछतावा हुआ, काश वो इतनी जल्दी ना करता। वो सुस्त रो रही थी। रात 2:30 पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था। दुपट्टे से अपना पूरा वजूद ढके अपनी हुलिया किसी का सामना ना करना चाहती थी, इसलिए वो सीधा अपने कमरे में जाने लगी। हादी जो पानी के लिए उठा, रात की इस पहर नूर को घर में देखकर हैरान हुआ। इसे को तो लगा वो कब की आ चुकी थी। नूर, हादी की आवाज़ पर इसके कदम रुके, मगर वो जल्दी से अपनी रूम में जाने लगी। हेलो, तुम्हें बुला रहा हूँ। इतनी रात को घर में आने की वजह? अपनी बात को इग्नोर करता हुआ देख हादी इसके पीछे मुसलसल जाने लगा। नूर इसकी बातों को अनसुना किए तेज़ी में चल दी और जैसे ही रूम के गेट पर पहुंची, हादी अचानक सामने आकर खड़ा हुआ। तुमसे बात कर रहा हूँ, हादी तब कर पूछने लगा, मगर नूर के चेहरे को देखकर थक रह गया। सूजी आंखें, सुरख आंखें, बिखरे बाल और बलाई होंठों के किनारों पर लगा खून, इसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। नूर, क्या हुआ तुम्हें? हादी ने इसके नुकूश बोरे। कुछ नहीं, इसने अटक कर कहा, फिर निगाह फेरते हुए जल्दी से नफ़ी में सर हिलाने लगी। अंदर नहीं जाओगी? पहले बताओ क्या हुआ। ये तुम्हारा हुलिया इतना ख़राब और ये बाल। हादी को इसका दुपट्टे से खुद को इस तरह डांपना भी कुछ अजीब लगा। पहले तो वो ऐसा नहीं करती। नूर कुछ पूछा, क्या प्रॉब्लम है? नूर ने इसकी बात काटते हुए गुस्से से चीख कर कहा। हादी इसे हैरत हुई। चला क्यों रही हो? मैं तो कहा जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। वो फिर हादी की बात काट कर अंदर रूम में जाकर हादी के मुंह पर ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया तो वो 2 कदम
पीछे हुआ अजीब लड़की है, बात नहीं करती। हादी सुनो, हादी सुनो सुनो करती रहती है और जब ज़रा सी वैल्यू दो तो बात नहीं करती। हादी गुस्से में बड़ास निकाल कर चला गया, मगर अंदर ही अंदर नूर का रवैया खुल रहा था। इसका हादी को देख कर खौफज़दा होना, खुद को छुपाना, ये सब हादी को कुछ सोचने पर मजबूर कर गया। दरवाजे से टेक लगाकर वो वहीं बैठी रही। वो चाह कर भी चीख कर नहीं रो पाई। सब कुछ याद आने पर इसने नए सिरे से पछतावे हो रहे थे। काश कि वो ना जाती, ये करती, पर इसकी सुन्नत अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। इसका रोना हिचकियों में बदला। वो खौफज़दा थी कहीं वाजदान इसकी वीडियो अपलोड ना कर दे, फिर बच्ची की जो इज़्ज़त बची थी वो भी तमाशा बन जाएगी। सुबह जब रेहाना बेगम ने तवस्सुस से इसे पता किया कि नूर को बुखार है, तो हादी को अब सच में शक हुआ। हो ना हो कुछ तो गलत हुआ है जो नूर छुपा रही है। इसने खुद का मुंह ठीक करके थोड़ी बहुत कोशिश की इससे बात करने की, मगर नूर का सख्त लहजा इसे उलझा गया। वो तो ऐसी ही थी, फिर एक रात में ऐसा क्या हुआ जो इसका रवैया बदल गया। अब हादी ने भी ज़्यादा ज़ोर देना मुनासिब ना समझा, अपने कामों में बिज़ी हो गया। मिशाल और तमाश की भी अब फार्म हाउस की टॉपिक पर कोई बात नहीं हुई। मिशाल भी आहिस्ता आहिस्ता वो वाक़या भूलने लगी। वक्त यूं ही पड़ लगाकर गुजर गया। कुछ ही दिनों में इन लोगों की शादी थी। इसके साथ साथ तमाश की भी बेचैनी बढ़ती गई। वो पूरी कोशिश करता रहा मिशाल से दूर रहने की। पहले की तरह वो अब हर वक्त मिशाल के साथ नहीं रहता। घर में तैयारियां ज़ोरों शोर से हो रही थी। कल मेहंदी की रस्म थी, पर आज वाजदान ने मिशाल को एक कैफ़े में बुलाया। मिशाल के पूछने पर इसने मिशाल को अपने मोबाइल पर तमाश के कुछ पिक्स दिखाए, जिनमें वो नाज़बियाना हालात में किसी लड़की के साथ था। वो जानता था मिशाल के भोलेपन को, जो हर किसी की बातों पर यकीन कर लेती। आपको ये पिक्स कहाँ से मिली? मिशाल ने हैरत से कहा। मेरा एक दोस्त इल्तमास को जानता है, उसी ने ये पिक्स बनाई हैं। आपको लगा हम इतनी बेवकूफ़ हैं जो रियल पिक्स और एडिट पिक्स को ना समझ रहे हैं? पहली बात, इल्तमास इस तरह की गिरी हुई हरकत नहीं कर सकते, और दूसरी बात, अगर आइंदा अपने इल्तमास को हमारी नज़रों में गिराने की कोशिश की तो हमारा ये रिश्ता ख़त्म। मिशाल ने गुस्से से उंगली उठाकर इसे वॉर्न किया और फिर कैफ़े से निकलती चली गई। इतना तो वो भी जान चुकी थी वाजदान इल्तमास से तपता है, पर वो बात मुसलसल इग्नोर कर रही थी। मगर वाजदान की इस हरकत पर इसे गुस्से से काबू पाना ना रह सकी। इधर वाजदान, जो मिशाल के जाने के बाद सख्ते में बैठा, होश आने पर इसकी आंखें खौफ आलूदा हो गई। मिशाल के जायद पर इसका बस न चला। अब जाकर इसके 14 तबक रोशन कर दी। कैफ़े में बैठे आसपास लोगों को इस तरफ देखने लगा। वो गुस्से में चेयर पर ठोकर मारता हुआ कैफ़े से निकला। इस थप्पड़ को बहुत लाइटली लिया तुमने मिशाल एजाज। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, वो अलग बात है, मगर थप्पड़ की माफ़ी नहीं दूंगा। इल्तमास ऑफिस में बैठा मुसलसल मिशाल के बारे में सोच रहा था। वो बहुत कोशिश कर रहा था इसको ना सोचे, मगर वो लड़की इसके हवासों में तावरी हो चुकी थी। हेलो, इसके नंबर पर फ़ोन आने लगा। इसने रिसीव किया। यार तामी, एक काम पड़ गया है। सफ़ियान की परेशान आवाज़ आई। यार वो तू अभी रेड लाइट एरिया में आ सकता है? सफ़ियान ने झिझकते हुए कहा। वर्ड पर क्यों? इल्तमास ने हैरत से पूछा। यार ये कमीना बिलाल है, मुझे ज़बरदस्ती यहाँ ले आया। अब खुद नशे में धुत है और मुझसे उठा नहीं जा रहा, और दूसरी मेरी कार भी ख़राब हो गई। तुम गधों को किसने कहा था इतनी दूर जाने का? अब मरो, मैं नहीं आ रहा। प्लीज़ तामी यार, ऐसा मत कर यार, बहुत बारी है, मैं नहीं ला रहा। सफ़ियान बोलता हुआ इसकी कार में बैठा, जबकि इल्तमास का दिल चाहा इसके पेट कर रख दी। मैं भी अंदर नहीं जा रहा। चलना है तो चलो, वरना मैं यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। इसने कार का गेट खोलकर सफ़ियान से कहा तो वो मुंह बनाता हुआ इसके साथ हो दिया। बिलाल को लेकर वो लोग निकल आए। इल्तमास को एक रूम से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आई। वैसे तो ये खिलाफात के ख़िलाफ़ था, मगर फिर भी इल्तमास ने आहिस्ते से देखा, जहाँ तकरीबन 19 साल की एक लड़की को मार मार कर चुनकर बोला गया था, मगर वो रोते हुए इनकार कर रही थी। ये मंज़र इल्तमास के माथे पर बल ले गया। इसे गुस्सा आया इन औरतों पर जो ज़बरदस्ती इन पर निचोड़ होती हैं। इल्तमास को वो लड़की बहुत बेबस लग रही थी। कहाँ खो गए भाई, चल ना। ये क्या हो रहा है? वाजदान, जो रेशम बाई के कोठे में अपना मुंह ठीक करने आया था, वहाँ इल्तमास को देखकर इसे हैरत हुई, मगर इसके साथ दो लड़कों को देखकर, जिसमें से एक नशे में धुत आस्ती से इसके करीब जाकर मामला समझने लगा। आइंदा अगर इस जगह पर तुम लोग आए तो यकीन करो, मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तो चलिए फिर इस नावल का अख्ताम यहाँ पे करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।